नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट लर्निंग कैंपस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल की भर्ती आई हुई है, जिसमें जीएस पोर्शन आना है। 38 नंबर का आपका जीएस पोर्शन आएगा। तो दोस्तों, इस पोर्शन को ध्यान में रखते हुए हमने आज से प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें से ये प्रैक्टिस सीरीज़ नंबर 1 है। दोस्तों, आप इन प्रैक्टिस सेट को लगाएंगे तो आपको बहुत सारी नई जानकारियाँ जानने को मिलेंगी, क्योंकि हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। तो चलिए दोस्तों, अधिक देर ना करते हुए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आप वीडियो पॉज करके इसका आंसर बताइए, हम आप लोगों को इसका सॉल्यूशन बताते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के, यहाँ डैश बना हुआ, से अधिक नहीं हो सकती। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो 91वां अमेंडमेंट हुआ था, 91वां संविधान संशोधन जो हुआ था, कब हुआ था दोस्तों? ये कब हुआ था? तो 2003 में हुआ था। और इस संशोधन में बताया गया था, यह अनुच्छेद 75(1) में आपको मिल जाएगा। क्या था इसमें? यह कहा गया था कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती, कि 15% से अधिक नहीं हो सकती। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। और आपको ध्यान रखना है किस संशोधन में कहा गया था? तो 91वें संशोधन में कहा गया था, संविधान संशोधन में। और ये संशोधन कब हुआ था? 2003 में दोस्तों। और इसका अनुच्छेद भी आप रख सकते हैं 75 का, इसे याद रख सकते हैं 75 का, इसमें यह बात कही गई थी। दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यस, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद किस देश में सड़कों का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है? अब देखिए दोस्तों, आप यहाँ हम बता दें आपको कि भारत में जो पूछा है, सबसे बड़ा नेटवर्क पूछा है। तो दोस्तों, सबसे बड़ा अगर नेटवर्क, सबसे पहले बात करें, दूसरा यहाँ पूछा सबसे बड़ा जो नेटवर्क है वो है यूएसए का। दोस्तों, किसका है? यूएसए का। सेकंड नंबर पे अपना भारत है, और थर्ड पर है कौन? थर्ड पे है चाइना। ठीक। और दोस्तों, यहाँ पूछा है दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क, तो हमारा हो जाएगा भारत। और दोस्तों, भारत में भी अगर बात करें तो भारत में जो सड़क लंबाई है दोस्तों, यहाँ पर सड़क का जो नेटवर्क है वो है 5.89 मिलियन किलोमीटर। दोस्तों, ये आपको याद रखना है, मिलियन किलोमीटर, ये भारत का सड़क नेटवर्क कितना है। जबकि अगर हम भारत के ही राज्यों की बात करें, भारत के अगर राज्यों में बात करें कि सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किसका है, दोस्तों बताइए किसका है? तो वो है महाराष्ट्र का। किसका है दोस्तों? महाराष्ट्र का। सबसे बड़ा जो नेटवर्क है वो है महाराष्ट्र का, और वो लगभग है 2,47,652 किलोमीटर। दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अगर पूरे विश्व में बात की जाए तो यूएसए नंबर 1, भारत नंबर 2 और चाइना नंबर 3 पर है। और भारत के राज्यों में बात की जाए, सबसे बड़ा जो सड़क नेटवर्क है वो है महाराष्ट्र का, जो कि लगभग 2.5 लाख किलोमीटर के बराबर है। दोस्तों, ये आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। किस साल में भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्या का अध्ययन करने और रिपोर्ट देने के लिए सैडलर आयोग को नियुक्त किया गया? अब देखिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखिए, सैडलर आयोग, सबसे पहले देखिए सैडलर आयोग का गठन किसने किया था? तो दोस्तों, जो सैडलर आयोग का जो किसके नेतृत्व में इसका गठन किया गया था, तो वो थे डॉक्टर, क्या नाम था उनका? डॉक्टर एमी सैडलर। क्या नाम था? डॉक्टर एमी सैडलर नाम था इनका। ठीक दोस्तों, और ये बता दें कि इस आयोग में 2 भारतीय सदस्य और थे, जिनमें पहला जो नाम था वो किसका था? तो वो थे डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी। कौन थे? डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी। और दूसरे कौन थे? दूसरे सदस्य थे वो थे जियाउद्दीन। कौन थे? डॉक्टर जियाउद्दीन। तो आपको याद रखना। और इसका गठन कब हुआ था दोस्तों? 1917 में। कब हुआ था? 1917। इसके बाद दोस्तों, अब देखिए यहाँ क्या क्या ऑप्शन है, तो 1917 देखिए, तो उसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल। अब देखिए दोस्तों, 1924 में क्या हुआ था? घटना बताइए कौन सी हुई थी? तो वो था कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? बेलगाम में। कहाँ पर? बेलगांव में हुआ था। और किसने किया था ये? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने। इसके बाद देखिए 1936 में क्या हुआ था? तो 1936 में हेली राष्ट्रीय नेशनल पार्क, हेली, आपको दोस्तों यह ध्यान होगा, पहला राष्ट्रीय पार्क था हेली राष्ट्रीय पार्क, जिसका अब नाम क्या हो गया है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क।
इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में। और दोस्तों 1906 में क्या हुआ था? तो 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बच्चों पर सशस्त्र संघर्ष के प्रभाव पर यूएनएसजी रिपोर्ट से किस देश को हटा दिया गया है? अब देखिए दोस्तों, इस रिपोर्ट में ये मतलब बताया गया है कि कौन से ऐसे देश है जहां पर बच्चों पर संघर्ष होता है, और इस लिस्ट से अब किसी देश को हटा दिया गया है, मतलब उस देश में अब बच्चों पर संघर्ष नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इंडिया। भारत हमारा ऐसा देश है जिसको अब सशस्त्र संघर्ष के प्रभाव यूएनएसजी रिपोर्ट से हटा दिया गया है। अब भारत इस श्रेणी में नहीं आता। अब देखिए दोस्तों, श्रीलंका, पाकिस्तान और जापान, यानी सभी ये तीनों देश इस श्रेणी में आते हैं। चलिए इनके बारे में कुछ जानकारी जान लेते हैं। श्रीलंका की राजधानी क्या दोस्तों है? तो आप याद रखेंगे जयवर्धनेपुरा। और इसकी करेंसी क्या है? तो इसकी श्रीलंकाई रुपया चलता है यहाँ पे, श्रीलंकाई रुपया। इसके बाद पाकिस्तान की इस्लामाबाद, और यहाँ पर भी चलता है पाकिस्तानी रुपया। जापान की राजधानी क्या है दोस्तों? तो जापान की है टोक्यो, और यहाँ की मुद्रा क्या है? मुद्रा है यहाँ की येन। क्या है? येन। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? अब देखिए दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि जो संविधान की 7वीं अनुसूची है, कौन सी? 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में जो बंटवारा है, मतलब विभिन्न विषयों का बंटवारा है, वो राज्यों और संघ के बीच किया गया है, राज्यों और संघ के बीच। और कुछ विषय ऐसे हैं जिनको दोनों के बीच बांटा गया, यानी कि उसे समवर्ती सूची में रखा गया। किसमें रखा गया है? समवर्ती सूची में। तो दोस्तों सबसे पहला ऑप्शन है 1। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पूछा संघ सूची के अंदर, तो 1 हमारे जो आते हैं वो आते हैं समवर्ती सूची में। किस में आते हैं? समवर्ती सूची में। याद रखना है आपको। पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम, अभी दोस्तों ये जो है वो आता है राज्य सूची के अंतर्गत। किस में आता है? राज्य सूची के अंतर्गत। दिवालियापन और शोध अक्षमता, दोस्तों ये भी आता है आपका समवर्ती सूची में। किस में आता है? समवर्ती सूची में। ठीक, लेकिन शेयर बाजार और वायदा बाजार ये जो है ये आपका आता है संघ सूची में दोस्तों, संघ सूची में। तो हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आपको याद कर रखना है कि ये जो विषय बांटे गए हैं वो राज्य की 7वीं अनुसूची में इन विषयों का उल्लेख है, तो आपको याद रखेंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। किस देश की लग्जरी कार ब्रांड ऑडी को प्रबंधन बोर्ड का अध्यक्ष ने गैरनॉट डॉलनर नियुक्त किया है? अब देखिए दोस्तों, ये वही देश है जिस देश की ऑडी है। तो दोस्तों आप सभी को पता है ऑडी किस देश की है, तो इसका सही आंसर है जर्मनी। क्या है? जर्मनी। ठीक, ये इसका सही जवाब है दोस्तों। जर्मनी की आप बताइए राजधानी क्या है? तो जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। क्या है दोस्तों? बर्लिन। और यहाँ करेंसी कौन चलती है? तो यहाँ करेंसी चलती है दोस्तों यूरो। क्या चलती है? यूरो। अगर हम बात करें यूएसए की, अमेरिका के, तो यहाँ वाशिंगटन डीसी। क्या राजधानी यहाँ की? वाशिंगटन डीसी। और करेंसी यहाँ चलती है डॉलर। क्या चलती है? डॉलर। इसके बाद फ्रांस की बात करें तो फ्रांस की राजधानी जो है वो है पेरिस। क्या है दोस्तों? पेरिस। और इसकी यहाँ मुद्रा क्या है? तो मुद्रा है फ्रैंक। क्या है दोस्तों? फ्रैंक। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। किस कंपनी ने सॉफ्ट बैंक इंडिया के पूर्व प्रमुख मनोज कोहली को वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है? दोस्तों करंट का क्वेश्चन है ये, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? डेलॉयट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। किस मामले के कारण ऐसा माना जाता है कि आपातकाल की घोषणा की गई है? किस कारण ऐसा माना जाता है? तो दोस्तों एक केस है, वो है उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण। ठीक है, जो कि हुआ था 1975 में। इसमें ऐसा माना जाता है कि आपातकाल की घोषणा हुई है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये। और दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें
कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस मामले में इंदिरा गांधी को दोषी करार दिया था। क्या दिया था दोस्तों? दोषी करार दिया था। तो आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए, तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ब्रिटेन के पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? कौन सा अवार्ड है? ब्रिटेन का पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड। भी दोस्तों करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए एक ऑप्शन है लिंडा याकारिनो। अब दोस्तों ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये सीईओ हैं। किसके सीईओ हैं दोस्तों? तो ये ट्विटर के सीईओ हैं। किसके हैं? ट्विटर के। ऋषि सुनक, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि कहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं ये, तो ये यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर हैं दोस्तों। इनका क्या नाम है? ऋषि सुनक। इसके बाद देखिए जो बिल्ली हो गई, तो ये ऑप्शन तो बहुत खास नहीं है, तो सही आंसर इसका राजेंद्र सिंह धट। क्या नाम है इनका? राजेंद्र सिंह धट, जिनको ब्रिटेन के पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड सम्मानित किया गया दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। किसी राज्य के नाम परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब देखिए दोस्तों हम कथन पढ़ते हैं। राज्य के नाम, सीमा इत्यादि परिवर्तन करने का विशेष अधिकार संसद के पास है और अंतिम निर्णय संसद ही ले सकती है। अब देखिए दोस्तों बिल्कुल सही बात है ये, बिल्कुल ठीक है। तो ये तो बिल्कुल बात सही है। ये अनुच्छेद 3 में आपको मिल जाएगा। अनुच्छेद जब 3 आप पढ़ेंगे तो उसमें बिल्कुल दिया हुआ है। दूसरा, राष्ट्रपति की पूर्व संस्तुति पर ऐसा विधेयक सदन में प्रस्तुत किया जाता है। दोस्तों बिल्कुल दोनों ही बातें सही हैं, बिल्कुल सही कहा है और दोनों कथन सही। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कि ए और बी दोनों ही सही हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। स्वसमाप्ति ऋण का मतलब क्या होता है? अब इकोनॉमिक्स में आपको मिलेगा एक क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स में स्वसमाप्ति ऋण क्या मतलब क्या होता है? उच्च जोखिम भरा वित्तीय विकल्प तो नहीं है। वाणिज्यिक लेन देन के काम या बिना कोई सबूत के साथ ऋण नहीं, ऐसा नहीं है। वह ऋण जो परिपक्वता तिथि पर अपने आप ही समाप्त हो जाता है, नहीं। देखिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कम या मध्यवर्ती अवधि के ऋण का एक प्रकार है जो उसे संपत्ति के द्वारा उत्पन्न धन से चुकाया जाता है, जिसे खरीदने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों स्वसमाप्ति ऋण यही होता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इनमें से किसी एक अनिवासी प्रत्यक्ष निवेश उद्यम में से एक निवासी प्रत्यक्ष निवेशक द्वारा निवेश कहा जाता है। तो दोस्तों ये कहा जाता है जावक निवेश को। किसको कहा जाता है दोस्तों? जावक निवेश को। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। जिस बाजार में प्रतिभूति दस्तावेज का पूंजी जुटाने वाले और खरीदार के बीच सीधे कारोबार होता है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो देखिए जिस भी बाजार प्रतिभूति दस्तावेज का पूंजी जुटाने और खरीदार के बीच सीधा कारोबार होता है दोस्तों, उसे प्राथमिक बाजार कहते हैं। क्या कहते हैं उसे दोस्तों? इसे कहते हैं प्राथमिक बाजार। जबकि दोस्तों जब शेयर वगैरह होते हैं, हम लोग शेयर खरीदते और बेचते हैं शेयर, तो वो जो बाजार होती है वो आपकी द्वितीयक बाजार होती है। कौन सी होती है? द्वितीयक बाजार। तो दोस्तों हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्राथमिक बाजार इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना उपयुक्त लोक सूचना अधिकारी से सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम के तहत मांगी जा सकती है? कौन सूचना आरटीआई से मांगी जा सकती है? अब यहाँ देखिए आपको दो कथन दिए गए। किसी भी परीक्षा संचालक निकाय, उदाहरण स्वरूप GAET, GAIT, IIM, UPSC इत्यादि से उत्तर पत्र की प्रतिलिपियाँ। तो दोस्तों बिल्कुल सही है। अगर आपको किसी भी चीज़ का रिजल्ट देखना है, अपनी प्रतिलिपियाँ देखनी है पत्र की, तो आप बिल्कुल आरटीआई दायर कर सकते हैं, आपको बिल्कुल सूचना मिलेगी। दूसरा कथन क्या कहता है? पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, आधार कार्ड आवेदन की स्थिति इत्यादि। अब देखिए दोस्तों दोनों ही कथन सही है कि आरटीआई का मतलब है राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो दोस्तों इसमें किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी, ये एक नागरिक का अधिकार है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका दोनों ही ए और बी दोनों ही सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। निम्न में
कौन सा एक व्यक्तिगत सूचना प्रबंधन और ईमेल संचार सॉफ्टवेयर है? अब देखिए पहला है साइबेस। अब देखिए दोस्तों ये जो साइबेस है ये एक सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी है। सॉफ्टवेयर एक कंपनी है जो कि सॉफ्टवेयर बनाती है। सॉफ्टवेयर कंपनी है जो कि सॉफ्टवेयर बनाती है। तो ये व्यक्तिगत ईमेल संचार सॉफ्टवेयर तो नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, अब ये एक ईमेल संचार जो है ईमेल संचार सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल है। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये भी देखिए ईमेल सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल है। तार, अब देखिए तार कोई ईमेल तो नहीं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर दोनों ऑप्शन ही ईमेल सॉफ्टवेयर, लेकिन अगर यहाँ पर बात कर दिया एक व्यक्तिगत सूचना, तो देखिए ये जो है ये व्यक्तिगत नहीं है दोस्तों, ये आपका सार्वजनिक है। जबकि ये जो है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक ये व्यक्तिगत भी है, ये व्यक्तिगत बिल्कुल यूज़ होता है। तो ये ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। किस तिथि को वृषभ चक्र और अश्वयुक्त सारनाथ का सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा अंगीकृत हुआ? अब देखिए दोस्तों आपको एक ट्रिक याद रखनी है कि आर ये 2 आर और यहाँ 2 आर, ठीक। तो यहाँ से आपको याद रखना है राष्ट्रपति और राष्ट्रीय चिन्ह। देखिए ये दोनों अपनाए गए, भारत ने अपनाए इन्हें 26 जनवरी 1950 को, ठीक। राष्ट्रपति के रूप में किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। और राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में किसको? अशोक स्तंभ को। तो इन दोनों ही चीज़ों को अपनाया गया, इन दोनों ही लोगों को अपनाया गया 26 जनवरी 1950। जबकि यहाँ जो है वो है राष्ट्रीय गीत और गान। इन दोनों, ये राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। कब अपनाया गया दोस्तों? 24 जनवरी 1950। तो आपको याद रखना है। उसमें पूछा गया राष्ट्रीय चिन्ह की बात पूछी जा रही है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट हो जाएगा कि 26 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया, अंगीकृत हुआ। बिल्कुल सही आंसर। एक बात और आप याद रखेंगे कि जो झंडा है तिरंगा को कब अपनाया गया दोस्तों? भारत द्वारा कब अपनाया गया? आप डेट बताएंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य है? ये एक संगठन है ASEAN, आसियान। इसका कौन सा देश का सदस्य है? अब देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक दोस्तों। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 में। कहाँ हुई थी दोस्तों? ये भी आपको याद रखना है। तो इसकी स्थापना हुई थी बैंकॉक, जो कि कहाँ पे है? थाईलैंड में। कहाँ पर? थाईलैंड में। वर्तमान में दोस्तों इसके 10 सदस्य हैं। वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 10 सदस्य हैं। और वर्तमान में इसका जो हेडक्वार्टर है वो इसका मुख्यालय है इंडोनेशिया में। कहाँ पर है दोस्तों? इंडोनेशिया के जकार्ता में, आपको याद रखना है। और देखिए 10 जो सदस्य हैं, हम आपको बता दें कौन कौन से वो सदस्य हैं। तो आपको याद रखना है ब्रुनोई है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है दोस्तों, लाओस है, मलेशिया है, म्यांमार है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड और वियतनाम। ये 10 सदस्य हैं इसके। तो इसमें देखिए जापान नहीं है कोई सदस्य, संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं, भारत नहीं है। इसका एक सदस्य वो है इंडोनेशिया। क्या है? इंडोनेशिया। तो दोस्तों ये आपको बातें याद रखनी है। 10 सदस्य हैं और वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इंडोनेशिया के जकार्ता में। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अब देखिए दोस्तों कथन दिए गए, संपूर्ण भारत में पहले से ही राष्ट्रीय आपातकाल है अथवा किसी राज्य के संपूर्ण या आंशिक प्रदेश में आपातकाल की घोषणा हुई है, तो बिल्कुल ऐसी स्थिति में दोस्तों वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। बिल्कुल कथन सही है ये। यदि चुनाव आयोग इसकी पुष्टि करता है कि किसी राज्य में या उस राज्य में किसी भी राज्य में चुनाव नहीं कराए जा सकते, तो दोस्तों
ऐसी स्थिति में जब वहाँ चुनाव नहीं कराए जा सकते तो वहाँ बिल्कुल राष्ट्रपति शासन लग सकता है। इस बात के लिए बिल्कुल ये बात सही है। तीसरा है राज्य विधायिका एवं मुख्यमंत्री। राज्य विधायिका एक मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं कर पा रही। दोस्तों इस कंडीशन में देखिए दोस्तों, इस कंडीशन में कोई भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता। ये कोई वैधानिक या कोई अच्छा रीज़न नहीं है, सटीक रीज़न नहीं है लगाने के लिए। दोस्तों ऐसा कोई भी विधान नहीं बना है हमारे संविधान में। तो दोस्तों ऑप्शन सी जो है बिल्कुल गलत कथन है। तुम्हारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए और बी दोनों कथन सही है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। पश्चिमी घाट किस प्रकार के वर्षण के माध्यम से वर्षा प्राप्त करते हैं? अब देखिए दोस्तों, ये है हमारे पश्चिमी घाट जहाँ पर पर्वत हैं और जब हवाएं अरब सागर से उठकर हमारे कहाँ आती हैं? पश्चिमी घाट में आती है। तो यहाँ पर्वतों से टकरा कर यहीं पर वाष्पीकृत हो जाती है और यहीं पर क्या कर देती हैं? बारिश कर देती हैं दोस्तों। तो ये जो वर्षण होता है वो किसकी वजह से होता है? तो वो पर्वतीय वर्षण के माध्यम से होता है। पर्वतीय वर्षण होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पर्वतीय वर्षण। क्या होता है? क्योंकि मानसून हवाएं कब आती हैं और ये टाइम पीरियड होता है जून का। कब होता है दोस्तों? जून के समय जब हवाएं आती हैं और यहाँ पर पश्चिमी घाट में प्रवेश करती हैं। और सबसे पहले, और ये भी पूछा था, सबसे पहले इन जो पर्वतीय वर्षण के माध्यम से जो वर्षा होती है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर शुरुआत में होती है? तो वो केरल राज्य में। कहाँ पर होती है? केरल राज्य में दोस्तों होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम की रैंक क्या है दोस्तों? तो दोस्तों ये देखिए, जो हाल ही में जारी की गई फीफा रैंक, और इसका आंसर जो है वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है दोस्तों। और आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है हमारे उसका। तो आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको वीडियो कैसी लगी। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ ले सकें और अपनी जो उनकी तैयारी है उनकी तैयारी को चेक करें। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।